नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज 25 मार्च के न्यूज के ऊपर। आज की पहली न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज पर लगे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क को पूरी तरह से कर दिया समाप्त। किसानों को लाभकारी मूल्य देना, उचित दाम सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता दोनों है, ऐसा श्री चौहान ने कहा। किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया प्याज बिना किसी ड्यूटी यानी शुल्क के वैश्विक बाजारों तक पहुंचे और उन्हें लाभकारी मूल्य मिले, इसी को चलते हुए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। अब बात करते हैं कि क्या होगा प्याज की कीमतों पर असर। सरकार को उम्मीद है कि अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में प्याज की कीमतों में और गिरावट हो सकती है। हालांकि एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क हटने से फॉरेन मार्केट यानी विदेशी बाजार में इसकी डिमांड बढ़ेगी भारतीय प्याज की, जिससे कि घरेलू कीमतों में भी कुछ वृद्धि भी संभव है। हो सकता है कि आने वाले समय में महंगाई भी देखने को मिले प्याज से जुड़ी हुई, लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को इसका उचित दाम मिले, किसानों की आय बढ़े, यही इसीलिए एक्सरसाइज की जा रही है। यूपीएससी इंपोर्ट ड्यूटी से क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए इस पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर इशू गाइडलाइन टू टैकल हाई रेट ऑफ जॉब कार्ड डिलीशन अंडर एमजी नरेगा। देखिए, एमजी नरेगा से काफी श्रमिकों का नाम हटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसको अब आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि फर्जी नाम भी ऐड हो जाते थे, जिससे कि जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता था उनको भी एमजी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी दिला के करप्शन का काम होता था। सरकार ने इसी दिशा में ये काम कर रही है ताकि सही व्यक्ति के हाथ में ही एमजी नरेगा की मजदूरी पहुंचे। और एमजी नरेगा इंपॉर्टेंट रही है। यूपीएससी इस पे लगातार, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, क्वेश्चन पूछता रहा है। वर्ष 2011 में पूछा था प्रीलिम्स। अगर बात करें किसके की पॉइंट की, तो महात्मा गांधी नरेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 100 दिन के काम की गारंटी देता है और ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए दिया जाता है जो अकुशल शारीरिक श्रम पर केंद्रित होता है। और वर्ष 2005 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको लाया गया था यूपीए सरकार के दौरान और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट माना गया था। और इसको आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पूरी दुनिया में भारत के इस कदम की तारीफ की थी कि भारत सरकार ने जो रोजगार देने की दिशा में ये काम कर रही है एमजी नरेगा के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। ऐसा पूरी दुनिया में रोजगार, विशेष करके अनस्किल्ड वर्कर के लिए रोजगार जो मुहैया करा रही है, वो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वर्ष 2005 में स्थापित ये, इसका उद्देश्य की बात करें तो आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और इंक्लूसिवनेस यानी समावेशन को बढ़ावा देना, जिससे कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं हैं, 1/3 उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, महिलाओं को। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया नेवी अनाउंसेस मेड इन इंडिया अफ्रीकन एक्सरसाइज आईओएस सागर। देखिए, भारतीय नौसेना और AIKEYME यानी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ये एक्सरसाइज है और हिंद महासागर शिप जो भारत सरकार की आईआर का विजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 2015 में मॉरिशस में नाम दिया था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। लेकिन अभी मॉरिशस की यात्रा के दौरान जब अभी प्रधानमंत्री पिछले दिनों गए थे मार्च के महीने में, तो उन्होंने सागर से इसको कर दिया महासागर। और ये आईआर पॉलिसी के विजन का प्रमुख वर्ड है, इसको इसलिए याद रखिएगा। महासागर का उन्होंने इसका फुल फॉर्म दिया म्यूचुअल एंड होलिस्टिक, इसका नाम दिया गया म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन, फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। ठीक है, अब इन जैसी पहलों के माध्यम से अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ा रही है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सरसाइज हुई है, ये अफ्रीका के एक्सरसाइज का जो नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ये अफ्रीका के तंजानिया में की राजधानी दारुसलाम में हुई है। और इन प्रयासों में शामिल हुआ ज्वाइंट सर्विलांस ट्रेनिंग और पोर्ट विजिट यानी बंदरगाहों का दौरा शामिल किया गया, ताकि क्षेत्र के सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत की जो रोल है यानी भूमिका और मजबूत किया जा सके। इसीलिए भारत ये सारी एक्सरसाइज कर रहा है और आईआर की दिशा में भारत ने काफी प्रगति की है, ताकि आपके पास काफी पॉइंट रहेगा आईआर के उत्तर को लिखते समय। अब देखिए,
इससे जुड़ा हुआ यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता रहा है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। वर्ष 2017 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। 2017 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 68 था। क्वेश्चन ये था कि हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनागुरल यानी प्रारंभिक आईओएनएस भारत में वर्ष 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा, आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अब आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्न के ऊपर। देखिए, पिछले अंक में पूछा था, वर्ष 2016 का क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में कौन सा कभी कभी समाचारों में देखने वाले पद इम्पोर्ट कवर यानी आयात आवरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये आपको बताना था। देखिए, अगर बात करें इंपोर्ट कवर की, तो ये क्या है, इससे तात्पर्य आयात के उन महीनों की संख्या से है जिनका भुगतान विदेशी मुद्रा भंडार से किया जाता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज से किया जाता है। और इंपोर्ट कवर किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए एक ट्रेड बेस्ड इंडिकेटर यानी व्यापार आधारित संकेतक है। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था एक्सटर्नल शॉक्स यानी बाह्य आघातों को कितनी अच्छी तरह से सहन कर सकती है, झेल सकती है, इसका आकलन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कारक है ये। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का पेमेंट देश की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कोलोसल वेस्टेज दैट इज फूड फॉर थॉट। वर्ष 2024 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में यूनेप बोलते हैं, की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट यानी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2022 में दुनिया भर में $1 अरब टन से अधिक भोजन वेस्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, जिसमें भारत का बड़ा योगदान रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो उससे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अब याद रखिएगा कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वो जारी करता है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एनवायरनमेंट की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण बॉडी है। भारत में फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पादन बहुत अधिक होने के बावजूद भी आवश्यकता से अधिक खरीदारी, उसकी परचेजिंग करना और पुअर मील प्लानिंग यानी रात में, यानी जो मील प्लानिंग होनी चाहिए, जिस समय खाना चाहिए उस समय ना खा करके या आवश्यकता से अधिक खाना बनाना, जितनी डिमांड है उसकी तुलना में अधिक उसको प्रोडक्शन करना, उसका कुक करना, वो सब इसके कारक बताए जा रहे हैं जो वेस्टेज हो रहा है। और अपर्याप्त भंडारण भी है कि भाई अगर आप गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है भारत में, अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो वो खाना, शाम का खाना सुबह होते होते खराब हो जाएगा। आवश्यकता है पर्याप्त भंडारण की, वो भी नहीं है। और जैसे कारक घरेलू बर्बादी का ये कारण बनते हैं। देखिए, भारत सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट भी, जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत, कि थाली में उतना ही भोजन ले जितना आप खा सकें। आप अक्सर पार्टियों में जाते हैं तो कई लोग पूरी प्लेट भोजन ले लेते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करते, पूरा खाते नहीं, छोड़ देते हैं, वेस्ट करते हैं। उससे क्या है, पूरी दुनिया में जो भूखमरी बढ़ रही है, जिन लोगों को भोजन मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता है। आवश्यकता है, देखिए, इस दिशा में प्रयास करने की। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप टास्क फोर्स टू एड्रेस स्टूडेंट सुसाइड, सेज दे हैव सरपास्ड फॉर्मर सुसाइड। छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों की जांच के लिए नेशनल एक्शन फोर्स गठित करने की डिमांड की गई है। यहाँ पे वो चाहे देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग छात्रावास हों में छात्र, आपने देखा होगा कोटा, जो राजस्थान का कोटा जिला है, यहाँ पे बच्चे आईआईटी या मेडिकल की कोचिंग करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में सुसाइड केस मिल रहे हैं। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक नेशनल एक्शन टास्क फोर्स गठित कर दी है। और पीठ ने कहा कि पिछले 2 महीनों में कॉलेजों के छात्रावास में यौन शोषण और अन्य मामलों की वजह से कई छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। लॉ यूनिवर्सिटी यानी विधि विश्वविद्यालय में छात्र की खुदकुशी के मामले का भी पीठ ने जिक्र किया और टास्क फोर्स 4 महीने के भीतर अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा
जबकि अंतिम रिपोर्ट अधिमानतः 8 महीने के भीतर दायर की जाएगी। और पीठ में शामिल न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कहा कि हमें खुदकुशी के पैटर्न पर चर्चा करनी चाहिए और हमें इस बात की चिंता है कि बहुत सारे छात्र भेदभाव, रैगिंग और यौन शोषण की वजह से जान दे देते हैं। अब देखिए, जब ये रिपोर्ट अंतिम रूप से आएगी ना, तो उस दौरान भी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि हो सकता है मेंस में क्वेश्चन पूछ ले कि छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय कार्य बल जो गठित हुआ था उसकी क्या सिफारिश है, तो वहां पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो अपडेशन पर हम लोग और चर्चा कर पाएंगे। साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम से हिंदी के साथ। धन्यवाद।